दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वेब सीरीज गांठ को। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि काफी चिंता में बैठी होती है। उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम जतिन होता है वो एक डायरी खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उनके घर की बेल बजती है और यहीं पर सीन कट होता है। फिर हम गुसाई नाम के एक पुलिस वाले को अपने सर गदर सिंह के साथ बैठकर बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ गदर सिंह ने काफी ज्यादा पी रखी थी। साथ ही हमें पता लगता है कि गदर की बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही और उसकी बेटी मिनी अपने नाना नानी के साथ रहती है। इसलिए गदर अपनी बेटी की कस्टडी जल्द से जल्द लेना चाहता है। तभी गदर के पास डीएसपी का फोन आता है जो कि उसे कहते हैं कि जमुना पार में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है, तो उस केस को तुम्हें हैंड ओवर किया जाता है, जिसे तुम 72 घंटे में खत्म करो वरना न्यूज वाले हंगामा मचा देंगे। अब यहाँ से गदर सिंह और गोसाई सीधा जमुना पार पहुँचते हैं, जहाँ पहले से ही काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है और रिपोर्टर सवाल जवाब करने में लगे रहते हैं। तब गदर गोसाई को भीड़ कम करने के लिए कहता है और खुद घर के अंदर जाकर देखता है, जहाँ उसे जीवन नाम का पुलिस वाला कहता है कि ऐसा केस तो पहले कभी नहीं देखा सर। और हम देखते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली फांसी पर लटकी होती है और आसपास का माहौल देखकर लग रहा था कि वो पूरी फैमिली कोई रिचुअल कर रही थी और ये वही फैमिली होती है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। तभी वहाँ पर सत्यवती नाम की सब इंस्पेक्टर आती है, जिससे गदर विक्टिम्स की जानकारी पूछता है। तब सत्यवती बताती है कि यहाँ मिडिल में है जतिन चंडेल जो कि प्लाईवुड बिजनेस ओनर है और यहाँ उनकी वाइफ, माँ और बच्चे सारे ही लटके हुए हैं जो कि टोटल 7 लोग हैं। तभी वहाँ पर गोसाई आता है जिसे गदर कहता है कि जाकर पता करो शकील कहाँ है। तब जीवन कहता है कि शायद ये तो किसी प्रेत आत्मा का चक्कर लग रहा है और गदर बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के लिए कहता है। उसे लग रहा था कि ये कोई मास मर्डर है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि काफी ब्रिलियंट डॉक्टर होती है, लेकिन वहाँ के दूसरे डॉक्टर्स उसे बार बार बुली कर रहे थे, शायद वो गरीब है इसलिए। इधर गदर गोसाई से कहता है कि फोन करके पता करो कि फोरेंसिक से नाग आ रहा है या शकील। अब ये नाग कौन है वो आपको आगे पता चल जाएगा। फिर गदर सत्यवती से पूछता है कि आपको इस नरक में किसने भेजा, जिस पर सत्यवती कहती है कि मुझे तो ऊपर से ऑर्डर मिले हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। जिसके बाद गदर सत्यवती को क्राइम सीन की फोटो लेने के लिए कहता है और पूछता है कि कमरा इतना ठंडा क्यों है। सत्यवती कहती है कि शायद एसी खुला छोड़ दिया होगा इसलिए। तब गदर कहता है कि यहाँ देखकर तो लगता है कि यहाँ हवन हुआ है और हवन के चलते एसी खुला छोड़ देना ये बात हजम नहीं हो रही। जब आप आई थी तो दरवाजा खुला था क्या। सत्यवती बताती है कि इनके पड़ोसी गुरकीरत सिंह जी का कॉल आया था और उन्होंने बताया था कि दरवाजा खुला हुआ था। तभी गदर वहाँ एक कुत्ते का पट्टा देखता है और जीवन पर भड़कते हुए कहता है कि इस घर में एक कुत्ता भी है। तो जीवन मना करता है। गदर चिल्लाते हुए कहता है कि कुत्ते का पट्टा तो है तो कुत्ता भी यहीं कहीं होगा, जाकर कुत्ते को ढूंढो। तभी छत से कोई रिपोर्टर कैमरा डालकर अंदर की वीडियो शूट करने लगता है, जिसे देखकर गदर और भड़क जाता है। तभी गुसाई आकर गदर को बताता है कि शकील और 7 एम्बुलेंस यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन तभी गदर के पास उसके सीनियर एसपी सर का फोन आता है जो कि उसे कहते हैं कि शकील अभी खाली नहीं है, इसलिए नाग अपनी फोरेंसिक टीम लेकर वहाँ आ रहा है। पर गदर को तो नाग पर जरा भी भरोसा नहीं था और उसे लग रहा था कि शकील आता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि वो उसके साथ आराम से इन्वेस्टिगेशन कर पाता। अब गदर गोसाई को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तूने एसपी सबरवाल को क्या क्या बताया है। यानी गोसाई हर पल की खबर एसपी को दे रहा था। तभी सत्यवती के चिल्लाने की आवाज आती है और गदर अंदर जाकर देखता है तो जतिन का बेटा कुशाग्र जिंदा होता है। गदर उसे तुरंत एम्बुलेंस में गोसाई के साथ हॉस्पिटल भेज देता है, जिसके बाद उसी एरिया का पुलिस वाला अखिल वहाँ आता है। तब गदर कहता है कि कांड कब का हो रखा है और तुम अब पहुँच रहे हो, जाओ जाकर तहकीकात करो। फिर गदर के पास एसपी का फोन आता है जिसे वो बताता है कि मैंने बच्चे को हॉस्पिटल भेज दिया है। एसपी कहता है कि ठीक है फटाफट से इस केस को खत्म करो क्योंकि मीडिया वाले बहुत प्रेशर बना रहे हैं। जिसके बाद गदर घूमता फिरता छत पर जाता है तो वहाँ एक कुत्ता मरा होता है और उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया था। यानी गदर सही कह रहा था कि घर में कुत्ता भी है और उसी घर के छत के सामने वाली छत पर एक बूढ़ी औरत भी बैठी होती है जिन्होंने काला चश्मा लगा रखा था, यानी उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता होगा। फिर गदर नीचे आता है जहाँ नाग अपनी फोरेंसिक टीम के साथ उस जगह की तहकीकात कर रहा था और वो कहता है कि ये कैसा घर है, यहाँ ना तो खिड़की है और न ही कोई वेंटिलेशन की जगह, यहाँ तो मैं दम घुटने की वजह से ही मर जाऊंगा और ये घर के बीच में पाइप किस लिए लगा होगा। तभी सत्यवती गदर को कहती है कि गुरकीरत सिंह बयान देने के लिए तैयार है। तब गदर अखिल को घर के बीच पाइप क्यों लगे हैं वो पता करने के लिए कहता है और खुद नीचे जाता है, जहाँ उसे सीढ़ी के पास कुछ अजीब सी चीजें दिखती हैं और उसे खोल कर देखता है तो सीढ़ी के नीचे एक अलग से कमरा होता है। दूसरी तरफ हम उसी ब्रिलियंट डॉक्टर साक्षी को देखते हैं जो कि काफी घबराई हुई होती है और वो कोई पिल्स खा रही थी। तभी वहाँ कंपाउंडर आता है जो उसे कहता है कि अरे तुमने फिर से दवाई खा ली, इन सबसे कुछ भी नहीं होगा, जाकर कंप्लेन करो उन डॉक्टर्स के खिलाफ जो तुम्हें परेशान करते हैं। तब ये कहते हैं कि मैं किसे कंप्लेन करूं, यहाँ तो मेरी कोई सुनेगा भी नहीं। तब कंपाउंडर कहता है कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज लाया हूँ, तुम्हारा सीनियर डॉक्टर कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया है और आज से तुम उसके सारे केस हैंडल करोगी। फिर वो पूछता है कि तुम जमुना पार के रूम में सेटल हो गई क्या, यानी साक्षी भी उसी एरिया में रहती है। तभी हॉस्पिटल में अलार्म बजता है और साक्षी बाहर जाकर देखती है तो कुशागर को पुलिस वाले इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करा रहे होते हैं। इधर गदर और सत्यवती सीढ़ी के नीचे मिले कमरे की तहकीकात कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें वहीं पाइप नीचे आते हुए दिखती है। गदर सत्यवती को कहता है कि नाग को कहो कि
यहाँ पर भी आकर तहकीकात करे, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बेसमेंट में भी कोई रहता था। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें उन लोगों की मृत्यु से 8 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जतिन की फैमिली हवन कर रही होती है। तभी कबूतर छत से हवन में गिर के जल जाता है और कबूतर के गिरते ही जतिन को पता नहीं क्या हो जाता है। वो अचानक से काफी अजीब सा हरकतें करने लगता है। दूसरी तरफ हम बेसमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी और औरत सो रहे होते हैं। यहीं पर सीन कट होता है। फिर हम प्रेजेंट में गदर को देखते हैं, जो अपने अंगूठे में पट्टी बांध रहा था, क्योंकि बेसमेंट में जांच करते समय उसके पैर में कील चुभ गई थी। जिसके बाद सत्यवती गदर को गुरकीरत सिंह से मिलवाती है और गदर उनसे पूछता है कि आप जब यहाँ आए तो दरवाजा खुला था क्या? गुरकीरत कहता है हाँ। फिर गदर पूछता है कि आप इस फैमिली के क्या लगते हो? गुरकीरत कहता है कि मैं तो पड़ोसी हूँ और यहीं पर मेरी बगल में दुकान भी है। तभी माइक सनी नाम का रिपोर्टर आकर गदर से कुछ सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन गदर कुछ भी नहीं बोलता और पुलिस वालों के बार बार मना करने पर भी वो बार बार सवाल करे जा रहा था, जिससे परेशान होकर गदर उसे पकड़कर चाटे लगा देता है। फिर हम गदर को एसपी और डीएसपी के साथ देखते हैं, जहाँ डीएसपी उसे सनी को मारने वाली वीडियो दिखाकर उसे खूब डांटते हैं। डीएसपी कहते हैं कि देखो गदर, काफी दिनों तक सस्पेंड होने के बाद तुम्हें केस पर वापस लिया गया है। अब मीडिया और कोई रायता फैलाए इससे पहले तुम इस केस को जल्दी सॉल्व करो। जिसके बाद गदर सभी पुलिस वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है कि जल्द से जल्द हमें इस केस को सॉल्व करना होगा, इसलिए सभी पड़ोसियों और आसपास के घर वालों से पूछताछ करो और जो भी सुराग मिले उसे मेरे पास ले आओ। जिसके बाद सभी पुलिस वाले आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करने लग जाते हैं और गदर एक लकड़ी के गोदाम में जाकर वहाँ काम कर रहे आदमियों से पूछताछ कर रहा होता है। यहाँ वो बताता है कि चंडेल परिवार काफी अच्छा था और मेरे मजदूर वहाँ प्लाईवुड का काम करने जाते थे। फिर गदर एक हवलदार को आदमियों पर नजर रखने के लिए कहता है और वहाँ से चले जाता है। इधर सत्यवती और जीवन उस बूढ़ी औरत से पूछताछ कर रहे होते हैं, जहाँ वो बूढ़ी औरत बताती है कि हाँ, मैंने एक साये को छत से उतरते हुए देखा था और काफी कुत्ते भौंक रहे थे। तब उनका पोता कहता है कि दादी की आंखों में दिक्कत है, उन्हें दिन में तारे और रात को साया उतरते हुए दिखता है, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो। जिसके बाद हम हॉस्पिटल में साक्षी को देखते हैं और वह कंपाउंडर से कहती है कि मुझे इस केस को सॉल्व करना है। उसके लिए वो एक फर्जी डॉक्यूमेंट बना रही होती है, जिसमें वो अपने सीनियर डॉक्टर ग्रोवर का नकली सिग्नेचर करने लगती है ताकि उसे कुशाग्र का केस मिल जाए। तब वो कंपाउंडर उसे ये करने से मना करता है, जिसपे साक्षी कहती है कि डॉक्टर ग्रोवर मेरी इतनी सारी रिसर्च को अपना नाम देकर सारा क्रेडिट खुद ले लेता है, लेकिन उसके न होने पर ये केस तो मैं ही सॉल्व करूंगी। जिसके बाद हम गदर को देखते हैं, जो दोबारा से अपने पैर की पट्टी बांध रहा था और तभी वो गोसाई को देखता है, जो कि किसी दो आदमी से बात कर रहा था। उसे देखकर गदर को थोड़ा शक होता है और वो गोसाई से उन आदमियों के बारे में पूछता है, जिसपे गोसाई कहता है कि वो दोनों तो इस इलाके में रहते हैं और मेरे जानकार हैं, जिनसे मैं खबर निकलवा रहा था। इसके बाद गदर गोसाई का फोन ले लेता है और उसे सत्यवती के साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लाने के लिए कहता है। फिर वो खुद कुशाग्र की जानकारी लेने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ साक्षी कुशाग्र की रिपोर्ट पढ़ रही होती है। तब गदर साक्षी से कहता है कि क्या बच्चा ठीक है, मैं उससे पूछताछ कर सकता हूँ? तो साक्षी मना कर देती है कि बच्चा भी नाजुक स्थिति में है। तभी कुशाग्र को दौरा पड़ जाता है। तब साक्षी एक मेटल की चीज को कुशाग्र को दिखाकर उसे शांत कर देती है। फिर गदर पर सत्यवती का फोन आता है और वो कहती है कि सर आप तुरंत यहाँ आ जाइए, क्योंकि डॉक्टर नाग शकील को देखकर काफी भड़क रहे हैं। जिसके बाद गदर सीधा फोरेंसिक लैब पहुँचता है, जहाँ नाग शकील पर भड़क रहा होता है, क्योंकि शकील ने गदर के कहने पर बॉडी की जाँच की थी। नाग गदर से कहता है कि जब मैं इस केस को हैंडल कर रहा हूँ तो ये शकील आकर अपनी नाक बीच में क्यों डाल रहा है। तब गदर सिचुएशन को संभालते हुए कहता है कि आप तो हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, तो काम खत्म होने के बाद शाम को बार में मिलते हैं ना। इसके बाद हम इन सबको बार में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ नाग गदर को कहता है कि इस केस में ज्यादा कुछ भी नहीं है, इस फैमिली ने खुद ही आत्महत्या करी है, तो इस केस को खत्म करो और जल्द से जल्द अपनी बेटी पर ध्यान दो। अब यहाँ बैठे बैठे गदर ज्यादा दारू पी लेता है, जिसके बाद शकील उसे घर छोड़ने जाने लगता है, लेकिन गदर कहता है कि घर नहीं, मुझे हकीकत नगर जाना है। तब शकील गदर को हकीकत नगर छोड़ देता है। वहाँ गदर गुरकीरत से पूछताछ करता है, तो गुरकीरत बताता है कि मोहल्ले में उल्टी सीधी खबर सुनाकर डराया जा रहा है। लोग ये तक कह रहे हैं कि ये फैमिली काला जादू करती थी, लेकिन मुझे पता है कि ये फैमिली कितनी मेहनती थी। मेरे इस एरिया में सबसे पुरानी दुकान है और मेरे सामने जतिन ने अपना प्लाईवुड का कारोबार शुरू करा था और उसका बड़ा भाई उदय, जो मेरा काफी अच्छा दोस्त था, उसने अपनी हार्डवेयर की दुकान खोली थी। डेली दूध घर पर देने के बाद वो मेरे साथ टहलने जाया करता था, लेकिन जब आज मैंने दूध सीढ़ियों पर रखा देखा तो हालचाल लेने के लिए मैं ऊपर गया था और वहीं पर मैंने इन सबको टंगे हुए देखा। गदर पूछता है कि आप पहली बार उनके घर गए थे क्या? तब गुरकीरत कहता है कि नहीं, एक बार पहले भी गया था, जब घंटों तक सीढ़ियों पर दूध रखा हुआ था। उसी दिन जतिन भाई की आवाज वापस आई थी। गदर कहता है कि क्या मतलब आवाज वापस आई थी? गुरकीरत बताता है कि जतिन के पिता के जाने के बाद एक एक्सीडेंट में जतिन की आवाज चली गई थी, लेकिन फिर एक साल बाद उसकी आवाज वापस आ गई और अभी आसपास के लोग उसे भी काला जादू से रिलेट कर रहे हैं। तभी वहाँ गुरकीरत का लड़का आता है, जिसे गदर पूछता है कि ये तुम्हारी दुकान में लगा कैमरा चलता है क्या? लड़का कहता है हाँ। तो गदर उसके फोन से कैमरे की वीडियो चेक करने लगता है, जहाँ उसे एक मुस्लिम आदमी और औरत जाते हुए दिखते हैं। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम जतिन को देखते हैं, जो कि उन्हीं मुस्लिम आदमी और औरत को
कब्रिस्तान से अपने घर ले आता है। यहीं पर ये सीन कट होता है। फिर हम प्रेजेंट में साक्षी को देखते हैं जो कि अपने किराए के घर में आती है, तो वहाँ पर तो ताला लगा होता है। तब घर की मालकिन घर से निकलती है और कहती है कि मुझे तो लगा कि इस एरिया का माहौल देखकर तुम भी यहाँ से भाग गई होगी और सेफ्टी के लिए मैंने तुम्हारे कमरे में ताला लगा दिया था। अब तुम अंदर वाले दरवाजे से ही अपने कमरे में जाया करो। जिसके बाद साक्षी अपने कमरे में जाती है और उसका कमरा देखने में काफी खंडर सा लग रहा था। पता नहीं साक्षी इस कमरे में कैसे रहती है। खैर दूसरी तरफ गदर अखिल से गुरकीरत के कैमरे की वीडियोस मांगता है, लेकिन अखिल तो गदर को हकीकत नगर के रक्षा दल के मेंबर्स बल्ली और राजवीर से मिलवा रहा होता है। तब गदर कहता है कि मुझे जल्दी से वीडियो ला कर दो और फालतू लोगों से मुझे न मिलवाया करो। इधर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ एक सीनियर डॉक्टर को साक्षी के बारे में पता लग जाता है कि उसने फेक डॉक्यूमेंट दिया था। तब वो डॉक्टर साक्षी से कहता है कि तुम बस पुलिस वालों से ही कोऑर्डिनेट करोगी, बाकी उस बच्चे को मेरी टीम संभालेगी। जिसके बाद हम गदर और सत्यवती को बातें करते हुए देखते हैं कि कोई भी पड़ोसी ढंग से कुछ बता नहीं रहा है। तब गदर उसी राजीव के पास जाता है और कहता है कि कृपया करके आप हमारा साथ दीजिए। तब राजीव उनके साथ बल्ली को भेजता है, जिस वजह से पड़ोसी अब खुल के पुलिस वालों को सारी बात बताने लगे थे। पड़ोसी पुलिस वालों को उन दोनों मुस्लिम आदमी और औरत के बारे में भी बताते हैं और आदमी का नाम जबर होता है और औरत का नाम हसीना। दोनों भाई बहन थे और जतिन उन दोनों को कब्रिस्तान से उठा लाया था। जिसके बाद ही जबर जतिन का अधिकतर काम करने लगा था और उनके घर में वो पाइप भी उसी ने फिक्स करी थी। फिर हम गदर को राजीव और बल्ली के साथ बैठे हुए देखते हैं जहाँ वो सब बैठकर दारू पी रहे थे। तब गदर जतिन के बारे में राजीव से पूछता है। राजीव कहता है कि वो काफी अच्छे लोग थे और मैंने उनकी काफी मदद भी करी थी उनका कारोबार सेटल करने में। फिर बातों बातों में बल्ली कहता है लेकिन इसके बदले हमें मिला क्या? वो तो हकीकत नगर में पुराने कब्रिस्तान से 2 मुसलमानों को ले आया। जिसके बाद गदर को किसी का फोन आता है और वो वहाँ से चले जाता है। अब रात को गदर कब्रिस्तान जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि उसका कोई टोपी पहनकर पीछा कर रहा होता है। लेकिन गदर जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाता है। फिर थोड़ी दूर चलने पर उसे साक्षी मिलती है। तब साक्षी गदर से पूछती है कि आपको क्या लगता है कि उस फैमिली की मौत कैसे हुई होगी? जिसपे गदर कहता है कि सुसाइड भी हो सकती है या फिर कोई रिचुअल भी हो सकता है, वो तो जांच पड़ताल करने पर ही पता लगेगा। खैर तुम घर जाओ, मेरी ड्यूटी तो मुझे कब्रिस्तान लेकर जा रही है। तब साक्षी भी गदर के साथ साथ कब्रिस्तान चल देती है और रास्ते में उसे अपनी थ्योरी समझाने लगती है कि उस फैमिली के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तब गदर उसे कहता है कि देखिए मैडम, हमें अपना काम अच्छे से आता है, वैसे भी प्रैक्टिकली सोचने में और फिजिकली करने में काफी अंतर होता है। फिर ये दोनों कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं जहाँ एक पेड़ पर बीड़ी वाला बाबा उल्टा लटका होता है। इसे देखकर पहले तो दोनों डर जाते हैं। तब गदर बाबा से पूछता है कि जबर और हसीना पहले तेरे साथ ही रहते थे ना, अब वो कहाँ हैं? जिस पर वो बाबा अजीब से शब्दों का प्रयोग करके कुछ बोलने लगता है और ये बातें इन दोनों की समझ नहीं आती, लेकिन साक्षी उसकी बातों को काफी गौर से सुन रही थी। जिसके बाद गदर उस बाबा को थाने ले जाता है और साक्षी रूम पर चली जाती है। अब अगले दिन एसपी गोल्फ खेल रहा होता है और गदर उसके पास खड़ा था। यहाँ हमें पता लगता है कि गदर एसपी का जीजा है और गदर की वाइफ एसपी की बहन थी। तब गदर एसपी को कहता है कि तुमने अपने मम्मी डैडी से बात करी कि वो मिनी की कस्टडी मुझे दे दे। जिसपे एसपी कहता है कि तुम पहले इस केस को सॉल्व कर लो, तब मैं मम्मी डैडी से बात कर लूंगा। अब इधर हकीकत नगर में वो बुढ़िया भी गुजर गई थी जो छत पर बैठी रहती थी और पड़ोसी बातें बना रहे होते हैं कि चंडेल परिवार का साया इन्हें भी उठा ले गया। इसके बाद गदर पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ हकीकत नगर के लोग खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि चंदेल परिवार का अंतिम संस्कार करो, उन्हें मुक्ति दे दो। अब अंदर जाकर गदर सत्यवती से कहता है कि बैंक जाओ और जतिन की फाइनेंशियल रिपोर्ट लेकर आओ। तो सत्यवती कहते कि मैं तो कल ही बैंक गई थी और मुझे एक अजीब सी बात भी पता लगी कि इस पूरी चंडेल फैमिली में सिर्फ एक ही पर्सन का अकाउंट है जो कि जतिन के नाम पर है और दोनों भाइयों के बिजनेस की कमाई, यहाँ तक कि पिंकी की सैलरी भी इसी अकाउंट में आती थी। तब गदर सत्यवती से कहता है कि जतिन से किसी ने लोन भी लिया था, उसके बारे में भी पता करो। फिर गोसाई गदर से पूछता है कि आप और साक्षी जी कल रात कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? जिसपे गदर कहता है कि तू अपना ज्यादा दिमाग मत चला और तू हॉस्पिटल पहुंच और जाने से पहले शकील को कह देना कि वो सैंपल मेरे पास भेज दे। अब इधर हॉस्पिटल में साक्षी उस बीड़ी वाले बाबा की बातों को कागज पर लिखकर उसे समझने की कोशिश कर रही थी और गोसाई भी वहीं बैठा होता है। तभी साक्षी कहते हैं कि मैंने इसे सॉल्व कर लिया है और वो बताते हैं कि हसीना और जबर कहीं जाने वाले हैं और इसे सॉल्व करने पर एक ही नाम आता है कटिहार का, जो कि बिहार में है। उधर हम गदर को देखते हैं जिसे सत्यवती आकर बताती है कि जतिन के बैंक से 2 भागों में पैसे निकाले गए थे, एक 22 की रात को 1 लाख रुपए और 23 की सवेरे 50,000 रुपए। जिसे सुनकर गदर कहता है कि पैसों के ट्रांजैक्शन होने के बाद ही वो दोनों जबर और हसीना यहाँ से गायब हो जाते हैं। इन दोनों में कनेक्शन तो लग रहा है। एक काम करिए, एटीएम की फुटेज चेक करिए और साथ ही रेलवे स्टेशन की भी फुटेज निकालिएगा। अब एटीएम की फुटेज चेक करने पर उन्हें जबर की फोटो मिल जाती है और रेलवे फुटेज चेक करने पर जबर और हसीना दोनों कटिहार की ट्रेन में बैठे होते हैं। तब गोसाई साक्षी की बताई बातें गदर को बताता है, जिसकी गदर तारीफ करता है और यहाँ गोसाई ने साक्षी का सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया था। फिर गदर ये बातें एसपी और डीएसपी को बताता है, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाई जाती है और सभी मीडिया वालों को डीएसपी बता रहे होते हैं कि हमारे ऑफिसर्स ने पिछले 72 घंटों में बिना रुके इस केस को सॉल्व किया है और जितने भी सबूत मिले हैं उससे ये साबित होता है कि इट्स अ केस ऑफ मास मर्डर और अपराधियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। अब अगले दिन सबको लगता है कि लगभग पूरा केस सॉल्व हो गया है और चंदेल फैमिली का अंतिम संस्कार होने जा रहा होता है। तब गदर गोसाई से कहता है कि तूने हमारी नाक कटने से बचा ली और अब जो टीम हसन और जबर को लेने जाएगी तो उसे लीड करेगा और जब तक हसीना और जबर यहाँ नहीं आ जाते तब तक शकील की रिपोर्ट से हम काम चला लेंगे। इसके बाद चंदेल फैमिली की
चिता पर आग लगाई जाती है और गदर गुरकीरत सिंह से कहता है कि अब जल्द से जल्द ये केस सॉल्व हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। जिस पर गुरकीरत कहता है कि आप अभी भी लोगों को ढंग से पहचान नहीं पाए। यहाँ पिंकी चंदेल का मंगेतर आपको कहीं भी दिखाई नहीं दिया, अभी तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं। तभी गदर के पास शकील का फोन आता है और वो बताता है कि फ्रिज खराब होने के कारण जो हमने बॉडी के सैंपल लिए थे वो सभी बेकार हो चुके हैं। किसी भी हालत में बॉडी को जलने मत देना, सैंपल लेने आ रहा हूँ मैं। लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी थी, सारी की सारी बॉडीज काफी ज्यादा जल चुकी थी और अब गदर कुछ भी कर नहीं पाता। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम उन लोगों की मृत्यु से 3 महीने पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पिंकी की एंगेजमेंट हो रही होती है और पूरी चंदेल फैमिली काफी एंजॉय कर रही होती है। लेकिन जतिन इस समय भी थोड़ा चिंता में लग रहा था। यहीं पर सीन कट होता है। फिर हम प्रेजेंट में गुसाई और तनवर को देखते हैं, जो कि कटिहार पहुंच जाते हैं जबर और हसीना को लेने के लिए। यहाँ वो झोपड़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं और जबर को पकड़ लेते हैं। फिर वो उसे हसीना के बारे में पूछते हैं, साथ ही वो ये भी पूछते हैं कि तूने पैसे कहाँ छुपाए हैं। तब गुसाई तनवर को गाड़ी निकालने के लिए कहता है और तनवर यहाँ से चले जाता है। तभी हसीना दरवाजे के पीछे से गुसाई पर वार करती है और गुसाई नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जब गुसाई और तनवर उनका पीछा करते हैं तो वो दोनों कहीं भी नहीं मिलते। वहीं दूसरी तरफ गदर सत्यवती के फोन में न्यूज देख रहा होता है। तभी सत्यवती के पति का उसके फोन पर मैसेज आता है कि आज घर जल्दी आ जाइयो वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। जिसके बाद गदर फोन साइड में रख देता है। अब ये सभी पुलिस वाले चंदेल फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ की आता है और बताता है कि पुलिस स्टेशन में आग लग गई है और जीवन उसके साथ चले जाता है। अब सत्यवती और गदर गाड़ी से फोरेंसिक लैब जा रहे होते हैं तो गदर उससे कहता है कि घर में सब ठीक तो है ना। जिस पर सत्यवती कहती है क्या पारिवारिक जीवन में अनबन तो लगी रहती है, मेरे पति टूर पर गए थे तो मैं अपने बच्चों के साथ मायके गई थी। फिर गदर कहता है कि अगर मामला बिगड़े तो तुम मुझे जरूर बताना। अब फोरेंसिक लैब पहुंचकर गदर नाग के जूनियर से कुत्ते की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा होता है, जहां वो कहता है कि सर इसमें कुछ भी नहीं बचा, आप कल आना, मैं इसकी दोबारा से रिपोर्ट बनाऊंगा। इसके बाद मैं इस कुत्ते को डस्टबिन में फेंक दूंगा। जिस पर गदर कहता है कि वो तो मेरा काम है, तुम बस रिपोर्ट बनाने पर ध्यान दो। अब अगले दिन गुसाई गदर को बता रहा होता है कि हमने उनकी झोपड़ी लोकेट कर ली थी, लेकिन वहाँ वो दोनों नहीं मिले। लगता है वो दोनों यहाँ से भाग गए। यानी गुसाई ने गदर से झूठ बोल दिया था, वरना उसे काफी डांट पड़ती। इसके बाद गुसाई साक्षी को फोन करके उसे सारी बात बताता है और उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब साक्षी कहती कि उसके घर में तहकीकात करो और वैसे भी पुलिस वाले आप हो तो मैं क्या बताऊं। यह कहकर वो फोन काट देती है। फिर गुसाई और तनवर दोबारा से जबर की झोपड़ी में जाकर तहकीकात करते हैं, जहाँ उन्हें ईंट छापने वाला डब्बा मिलता है। यह देखकर वो पास वाले भट्टे के लिए निकल जाते हैं। अब इधर साक्षी कुशागर के स्कूल पहुँचती है और वहाँ खुद को पुलिस वाली बता के प्रिंसिपल से कुशागर की वर्कबुक ले आती है। फिर वो उसे कुशागर को दे देती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है और उस पर ड्राइंग करने लगता है। इसके बाद रात को गदर और सत्यवती सीढ़ी के नीचे मिले गुप्त कमरे की दोबारा से तहकीकात कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें कुछ प्लाईवुड हटाने पर एक दरवाजा दिखता है। तब गदर सत्यवती को फोरेंसिक टीम बुलाकर जांच करने के लिए कहता है। अब अगले दिन अखिल एक शिखर नाम के लड़के को लाता है और गदर को कहता है कि इसी ने पिंकी के एंगेजमेंट की शूटिंग करी थी। तब वो एंगेजमेंट की वीडियो उस लड़के से ले लेते हैं और गदर वो वीडियो देखने बैठ जाता है। इसके बाद गदर और सत्यवती पिंकी के मंगेतर मोहित के ऑफिस पहुंचते हैं, जहाँ एक आदमी बताता है कि मोहित तो काफी दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा है और आज ही हमें पता लगा है कि उसकी सगाई भी हुई थी। तब गदर पूछता है कि आपको कैसे पता चला, जिस पे वो आदमी बताता है कि सारे न्यूज चैनल पर यही तो न्यूज चल रही है। दूसरी तरफ हम गुसाई को देखते हैं, जो भट्टे पर पहुंचता है तो वहाँ पर काफी सारे लोग जबर और हसीना को मार रहे होते हैं। तब गुसाई उनको पीछे करके जबर और हसीना को ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर कटिहार की पुलिस आ जाती है, जो कि जबर और हसीना को अपने साथ ले जाती है। इधर गदर और सत्यवती मोहित के घर पहुँचते हैं, जहाँ उसकी माँ उसे छुपा देती है, लेकिन गदर किसी तरीके से मोहित को तुरंत ढूंढ लेता है। अगले सीन में हम गुसाई को देखते हैं, जो वहाँ के एसपी से हसीना और जबर को ले जाने की बात कर रहा था। तब वो एसपी कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, इसका सारा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, इसलिए पहले मैं क्रेडिट ले लूं, उसके बाद तुम हसीना और जबर को जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हो। तब गुसाई इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में साक्षी को देखते हैं, जो कुशागर के पास बैठी होती है। तभी वहाँ पर एक श्याम नाम का डॉक्टर आकर साक्षी को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ से बाहर निकलो। तब रोहिणी नाम की डॉक्टर आकर, जो कि सबसे सीनियर होती है, वो श्याम को बाहर निकाल देती है और साक्षी से उसके बर्ताव के लिए माफी मांगती है। इसके बाद वो साक्षी से आराम से बातें करती है और साक्षी से उसके बीते कल के बारे में पूछने लगती है। तब साक्षी थोड़ा सा इमोशनल होकर रोहिणी से अपना सारा दर्द बताने लगती है। इधर गदर मोहित को पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ करने लगता है, जहाँ मोहित बताता है कि सगाई वाले दिन मैं सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ था और जतिन मामा दो अजीब से नौकरों पर चिल्ला रहे थे, जहाँ नौकर और जतिन के बीच लड़ाई हो जाती है और ये कहकर मोहित डर के मारे रोने लग जाता है। वहीं उधर कटिहार का एसपी पूरी मीडिया वालों को बुलाकर कहता है कि हमने तो दिल्ली से भागे दो अपराधियों को अपनी जान पर खेलकर पकड़ा है। वहीं उधर कटिहार का एसपी पूरे मीडिया वालों को बुलाकर कहता है कि हमने दिल्ली से भागे दो अपराधियों को अपनी जान पर खेल के पकड़ा है और अब दिल्ली के ऑफिसर्स उन्हें लेने आए हैं। जिसके बाद हम गदर, सत्यवती और जीवन को देखते हैं, जो कि उस कुत्ते को कब्रिस्तान में दफना रहे होते हैं। तभी गदर पे गुसाई का फोन आता है और वो
बताता है कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया है और अब हम कटिहार से निकल चुके हैं। फिर गोसाई का फोन करते ही तुरंत साक्षी का फोन गदर पर आता है, जो कि गदर से पूछती है कि चंदेल फैमिली में कोई लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति भी था, क्योंकि कुशाग्र बार बार अपनी फैमिली की ड्राइंग में एक लंबी दाढ़ी वाले आदमी की शक्ल बना रहा है। तभी साक्षी को लगता है कि उसके घर के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ है और वो फोन काट के अपने दरवाजे के पास किसी चीज से स्प्रे करने लगती है, जिसके बाद हमें एक आदमी की चिल्लाकर भागते हुए आवाज आती है। फिर अगले दिन हम गोसाई और तनवर को ट्रेन में देखते हैं, जो कि हसीना और जबर को लेकर आ रहे थे। तब तनवर कहता है कि हम ट्रेन से क्यों आए हैं, फ्लाइट भी तो ले सकते थे। तभी जबर डर के मारे वहीं बैठे बैठे टॉयलेट कर देता है, इसलिए गोसाई उसे उठाकर वॉशरूम ले जाने लगता है। पर उसी समय जबर गोसाई को धक्का देकर ट्रेन से कूद जाता है, जिसके कारण उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। और ये देखकर गोसाई की तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अब इसके चलते गोसाई की जॉब भी जा सकती है। इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। इसकी शुरुआत में हम सनी रिपोर्टर को देखते हैं, जिसको गदर ने मारा था। वो एक बड़े न्यूज रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू देने आ रहा होता है और इंटरव्यू के दौरान सनी उस रिपोर्टर के न्यूज चैनल के बारे में काला चिट्ठा खोलने लगता है। तब वो रिपोर्टर सनी को वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद सीन यहीं पर कट होता है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ डीएसपी एसपी से गोसाई को सस्पेंड करने के लिए कह रहे थे, लेकिन गदर सिचुएशन को संभालते हुए गोसाई को सस्पेंड होने से बचा लेता है। फिर डीएसपी कहता है कि जबर तो मर गया इनकी लापरवाही की वजह से, अब उसका क्या जवाब देंगे हम मीडिया वालों को। तब गदर कहता है कि हम मीडिया के सामने सीधा सीधा प्रूफ कर देंगे कि जबर गुनहगार था, इसलिए उसने खुद ही आत्महत्या कर ली। तब डीएसपी कहते हैं कि ठीक है, और हाँ, इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तुम ही संभालोगे। अब आपको तो पता ही है कि गदर का रवैया कैसा है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संभालने के लिए हिचकिचाने लगता है। दूसरी तरफ सत्यवती हसीना का एक स्टेटमेंट पर अंगूठा लगवा लेती है, जिसमें लिखा हुआ था कि जबर और हसीना ही असली गुनहगार हैं। फिर हम गदर को देखते हैं, जो वॉशरूम में मुंह धुल रहा होता है। तभी उसके रुमाल के पास कोई साबुन रख के चला जाता है। इसके बाद गदर और गोसाई एक लॉकर के सामने खड़े होते हैं और उस साबुन को तोड़कर उसमें से चाबी निकालकर लॉकर खोलते हैं। फिर लॉकर में से कुछ पैसे निकालकर एविडेंस वाली पॉलिथीन में डाल देते हैं। यहाँ जबर और हसीना के पास कोई पैसा नहीं मिला था, इसलिए अब गदर एविडेंस की जगह पर अपनी तरफ से पैसे डालकर इस केस को बंद करना चाहता था, ताकि इससे गोसाई की नौकरी ना जाए। इसके बाद हम सनी को देखते हैं, जो अपने चैनल पर लाइव आकर गदर के पास्ट के बारे में बता रहा था कि कैसे उसने एक केस को सॉल्व करते करते अपनी बीवी को ही खो दिया और उसे उस केस के चक्कर में ही सस्पेंड किया गया था। लेकिन अब अचानक से गदर का सस्पेंशन हटाकर उसे इस केस में शामिल कर दिया गया। इधर सभी पुलिस वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां कुशागर के सामने हसीना को लाया जाता है ताकि कुशागर उसे पहचान सके। लेकिन हसीना को देखते ही कुशागर को फिर से दौरा पड़ जाता है। तब साक्षी कुशागर को बेहोशी का इंजेक्शन देकर शांत करवाती है। इसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं, जहाँ डीएसपी सभी मीडिया वालों को बता रहे होते हैं कि फाइनली हम इस केस की कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं और अब आपको गदर सिंह इस केस को एक्सप्लेन करेंगे। जिसके बाद गदर मीडिया वालों को पूरा केस बताता है। दूसरी तरफ सनी दोबारा से अपने चैनल पर लाइव आकर अपनी ऑडियंस को बता रहा होता है कि कैसे 2 मासूम नौकरों को फंसाकर गदर सिंह ने इस केस को बंद कर दिया, लेकिन मैं इस केस के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा जब तक कि असली गुनहगार को सजा नहीं मिल जाती। अब रात को गोसाई अपने 2 रिपोर्टर दोस्तों के साथ दारू पी रहा होता है, जहाँ उसके रिपोर्टर दोस्त उसे भड़का रहे होते हैं कि गदर ने आज तक तुझे जरा से भी इज्जत नहीं दी। तब गोसाई कहता है कि इसलिए तो मैं तुम्हें उसकी सारी टिप दिया करता था, लेकिन आज के बाद मैं कोई भी टिप नहीं दूंगा। उसने मेरे बड़े भाई की तरह मुझे सस्पेंड होने से बचाया है, और ये लो अपना फोन, और आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना। अब अगले दिन गदर अपनी बेटी मिनी से मिलता है और उसे घुमाते हुए हॉस्पिटल में कुशागर से मिलवाने ले जाता है, जहाँ साक्षी बताती है कि कुशागर की तबीयत ठीक तो हो रही थी, लेकिन कल दोबारा दौरा पड़ने की वजह से उसकी तबीयत और बिगड़ गई। फिर गदर अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चला जाता है, जिसके बाद साक्षी कुशागर की ड्राइंग को बड़े ध्यान से देख रही होती है और रोहिणी के आने पर वो उसे कुशागर की ड्राइंग के पीछे की थ्योरी बताने लगती है। तब रोहिणी उसे शांत होने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि जब से तुमने मुझे अपने सिंड्रोम के बारे में बताया है, तब से मैं तो इसी सोच में पड़ी हूँ कि तुम इससे कैसे डील करती होगी। और अगर हमारे किसी भी व्यूअर को इस सिंड्रोम के बारे में नहीं पता, तो हमने आपको वेब सीरीज की स्टार्टिंग में बता दिया था कि साक्षी को किसी भी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग करने की आदत है और साक्षी की इसी आदत के चलते वो हमेशा सही निकलती है। खैर, अब रोहिणी कहते हैं कि ये तो एक तरीके का मैजिक है ना, जिसपे साक्षी कहते हैं मैजिक नहीं, कर्स, वो भी पहली बार किसी के काम आ रहा है, वरना हर दिन पिल्स खाकर ही इसे कंट्रोल करना पड़ता है। फिर अब रात को साक्षी की मकान मालकिन उसे अपना कमरा साफ करने के लिए कहती है, लेकिन उस कमरे की हालत तो पहले से खराब थी। तब साक्षी कहती है कि मैं जितना करती हूँ उतना बहुत है, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। अब इन दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। तभी साक्षी को कुशागर की एक ड्राइंग दिखती है, जिसे देखकर वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है और रूम में जाकर कुछ फाइल्स चेक करने लगती है। तभी डॉक्टर ग्रोवर की आवाज आती है, जिसे सुनकर साक्षी घबरा जाती है और डॉक्टर ग्रोवर कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन अभी नहीं, बाद में करूंगा। और हाँ, कल मुझे एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देने जाना है, इसलिए क्या तुम इस बच्चे की केस की फाइल मेरे लिए बना दोगी? तब साक्षी कहती है हाँ। इसके बाद हम दोबारा से उसी रिपोर्टर को देखते हैं, जो सनी की वीडियोस देख रहा होता है, जिसमें सनी अपनी ऑडियंस को बता रहा था कि कटिहार की पुलिस के बयान के मुताबिक जबर और हसीना के पास से कोई भी पैसा बरामद नहीं हुआ था, तो ये गदर सिंह ने कहां से पैसे बरामद कर लिए, वो भी 1.5 लाख रुपए। तब ये रिपोर्टर अपने आदमी को डिबेट शो में सनी को भी बुलाने के लिए कहता है। अब रात को गदर अपनी बेटी को हर जगह घुमाकर घर लाता है, जहाँ सभी लोग उसकी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए होते हैं। उसी टाइम वो रिपोर्टर कुछ लोगों के साथ न्यूज चैनल पर लाइव आता है और सनी की बातों को सबके सामने रखते हुए गदर पर इल्जाम लगाने लगता है।
तब उस न्यूज को देखकर मिनी के नाना नानी उसे वहाँ से ले जा लेते हैं और धीरे धीरे करके सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब बेचारा गदर अपनी बेटी का बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाया था, जिससे वो काफी दुखी होता है। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम उन लोगों की मृत्यु से 8 महीने पहले का सीन देखते हैं, जहाँ एक आदमी कुशागर पर नजर रख रहा होता है और कुशागर की छुट्टी होने के बाद वो उसका पीछा भी करता है। यहीं पर सीन कट होता है। फिर हम गदर को देखते हैं जो कि दारू पीकर रोड पर तमाशा कर रहा था। तब वहाँ की पुलिस आकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसी पुलिस वाले को चाटा मार देता है, जिस पर वो पुलिस वाला उसे अरेस्ट कर लेता है। बाद में जीवन जाकर गदर को छुड़वाता है। तभी गदर के पास रिपोर्टर सनी का फोन आता है। वो कहता है कि माना आपने पास्ट में कुछ गलतियां करी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप एक ऑनेस्ट पुलिस वाले हैं, तो मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। इसलिए आज रात कब्रिस्तान के पीछे वाली गली में आ जाना। जिसके बाद हम साक्षी को देखते हैं, जिसे एक डरावना सपना आता है और उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ सभी सिक्योरिटी वाले सो रहे होते हैं। तब वो कुशागर के वार्ड में जाती है, लेकिन वो वार्ड तो लॉक होता है और साक्षी वार्ड के अंदर देखती है तो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने लगती है। तभी वो आदमी खिड़की से कूदकर भाग जाता है। फिर साक्षी हॉस्पिटल के नीचे आती है और कंपाउंडर को कहती है कि कुशागर का ध्यान रखना। यह कहकर वो उस आदमी का पीछा करने लगती है, मगर थोड़ी दूर पीछा करने पर वो आदमी कहीं गायब हो जाता है। जिसके बाद थोड़े कदम चलने पर उसे गदर सिंह दिखाई देता है। तभी साक्षी चिल्लाकर कहती है कि सर नीचे झुकिए, और वही आदमी गदर पर गोली चला देता है। हालांकि गदर उससे बच जाता है। तब गदर उस आदमी से लड़ने लगता है, लेकिन गदर के पैर में चोट लगने के कारण वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। पर लड़ते समय गदर के हाथ में उस आदमी का एक धागा रह गया था। फिर ये दोनों तुरंत हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ जाकर इन्हें पता लगता है कि कुशागर अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी वहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर आता है जो कहता है कि कुशागर की एक नेचुरल डेथ हुई है, तो कल तक मुझे इसकी रिपोर्ट बनाकर दे देना। लेकिन साक्षी कहती है कि नेचुरल डेथ कैसे हो सकती है। तब वो डॉक्टर साक्षी को शांत करवा देता है। फिर साक्षी बाहर बैठी होती है, जहाँ वो गदर पे चिल्लाती है कि मैंने आपको कितनी बार कहा था कि कुशागर की ड्राइंग देख लीजिए, और आज तो आप पर हमला भी हो चुका है। तब भी आप शांत बैठे हुए हैं। आप चाहते तो जबर को बचा सकते थे, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। ये सब कहकर साक्षी वहाँ से चली जाती है। तभी गदर को अपनी बीवी की याद आती है। दरअसल गदर की बीवी काफी बीमार थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तब गदर अपनी बीवी को डेली केस से रिलेटेड वारदातों के बारे में बताता था। फिर एक दिन उसकी बीवी गुजर जाती है, जिससे गदर टूट जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में गदर की आंख खुलती है और वो कंपाउंडर से एक हेल्प मांगता है। तब कंपाउंडर उसकी हेल्प करता है और कुशागर के वार्ड का डस्टबिन उसे लाकर देता है। डस्टबिन को चेक करने पर गदर को एक हार्ट बीट रोकने वाली चीज मिलती है, जिसे अगर किसी की बॉडी पर इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे कम होने लगती है। इधर हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर मिलकर साक्षी को सस्पेंड करने की बात कर रहे थे, लेकिन रोहिणी साक्षी का साथ दे रही थी। इसके बाद हम साक्षी को देखते हैं, जिसकी मकान मालकिन से लड़ाई हो जाती है और साक्षी अपना सामान लेकर उस घर से बाहर आ जाती है। अब रास्ते में साक्षी को रोहिणी मिलती है। तब साक्षी उसके गले लगकर रोने लगती है, जिसके बाद रोहिणी साक्षी को अपने घर ले आती है। तभी रोहिणी के घर की बेल बजती है और वो साक्षी को कहती है कि जब मैंने तुम्हारी फोन पर रोते हुए आवाज सुनी तो मैंने किसी को बुला लिया। फिर रोहिणी दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर गदर आया होता है। अब गदर साक्षी को वही हार्ट बीट रोकने वाली चीज दिखाता है, जिसे देख साक्षी कहती है कि मैं तो कह ही रही थी कि कुशागर की नेचुरल डेथ नहीं हुई है, लेकिन कोई मेरी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। फिर गदर एसपी से जाकर मिलता है। तब एसपी उसे बताता है कि अब इस केस को सीबीआई हैंडल करेगी और अब तुम सबकी बैंड बजने वाली है। जिसके बाद हम सीबीआई हेड त्रिलोक मिश्रा को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ उस घर में तहकीकात करने जाता है। वहाँ उसे एक अलमारी के लॉकर के पीछे 3 डायरीज मिलती है। दूसरी तरफ साक्षी और गदर दोबारा से कब्रिस्तान जाते हैं, जहाँ वो कुत्ते की कब्र देखते हैं तो वहाँ से किसी ने कुत्ते की लाश को निकाल लिया था। तब साक्षी वहाँ की मिट्टी को खोदने लगती है और गदर से पूछती है कि आपको कुत्ता किस हालत में मिला था, क्या उसके आसपास कीड़े रेंग रहे थे। तब गदर बताता है कि कीड़े तो नहीं, बल्कि एक मधुमक्खी का छत्ता जरूर था। तब साक्षी कहते हैं कि इस कुत्ते को एक लकड़ी से मारा गया था और उस लकड़ी का टुकड़ा इस कुत्ते के अंदर ही रह गया, जिसमें से अब कीड़े निकल रहे हैं। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम त्रिलोक मिश्रा को देखते हैं, जो कि सभी लोगों को उस डायरी में लिखी बातों को समझा रहा होता है और कहता है कि जतिन के पिता के गुजर जाने के बाद जतिन ने इस डायरी में लिखी बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया था और उन्होंने सारे रिचुअल फॉलो करे, क्योंकि उन्हें रिचुअल करते समय लगता था कि वो अपने पिता से मिल पाएंगे, लेकिन होता उसका उल्टा है और उनकी मौत हो जाती है। साथ ही वो पड़ोसियों की कुछ वीडियोस भी दिखाते हैं, जिसमें पड़ोसी कहते हैं कि चंडेल फैमिली काफी अजीब थी। वो ना तो ज्यादा घर से बाहर निकलते थे, न ज्यादा किसी से बातचीत करते थे और न ही किसी को घर में बुलाते थे। साथ ही त्रिलोक सभी को ये भी बताता है कि इस डायरी में फांसी की गांठ कैसे बांधनी है, वो भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा है कि महिलाएं दुपट्टे या साड़ी से भी फांसी लगा सकती हैं। जिसके बाद सभी ऑफिसर्स को यकीन हो जाता है कि ये मर्डर नहीं सुसाइड है और फिर वो ऑफिसर्स डीएसपी से पूछने लगते हैं कि तुम्हारी बारी में ये केस मर्डर कैसे बन गया। तब त्रिलोक मजाक बनाते हुए कहता है कि रहने दीजिए सर, जल्दीबाजी में तो हो ही जाता है। उसी टाइम डीएसपी कहता है कि ये केस मैंने गदर को संभालने के लिए दिया था, लेकिन उसने अपना काम अच्छे से नहीं करा तो उसे सस्पेंड कर दिया गया है। अब सभी न्यूज चैनल पर ये रिपोर्ट चल रही होती है कि महीनों से फंसे केस को आज कोर्ट में आत्महत्या करार करके बंद कर दिया गया। जिसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिलोक और डीएसपी को देखते हैं, जो कि मीडिया वालों को केस के बारे में बता रहे होते हैं। तब त्रिलोक कहता है कि हमें अलमारी के लॉकर के पीछे कुछ और डायरीज मिली, जिसमें से एक डायरी कुशागर की भी है
अब इस इंटरव्यू को दूसरी तरफ गदर और साक्षी भी देख रहे होते हैं, जिसके बाद सभी न्यूज चैनल पर इन डायरी को लेकर अलग अलग थ्योरी रिपोर्टर बताने में लगे हुए थे और आसपास के पड़ोसियों की झूठी गवाही लेकर न्यूज चैनल पर दिखाए जा रहे थे। फिर हम गदर और साक्षी को जीवन से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ गदर जीवन को कहता है कि तू मोहित के घर जा सकता है। जीवन पूछता है लेकिन जाना क्यों है? तब साक्षी कहते कि हमें बस पिंकी की हैंडराइटिंग के बारे में पता करवाना है और वो उसे कुशाग्र की नोटबुक दिखाकर कहती है कि इस नोटबुक में कुशाग्र ज्यादातर अल्फाबेट उल्टे लिखता था, लेकिन जो कुशाग्र की डायरी सीबीआई ने ढूंढी है उसमें सभी अक्षर ठीक लिखे हुए हैं। तो एक 10 साल का बच्चा कैसे डायरी में सब कुछ ठीक लिख सकता है? तब जीवन कहता है कि ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। फिर गदर कहता है कि मंगनी वाले दिन ही जतिन ने जबर और हसीना को घर से बाहर निकाल दिया था और अब हसीना तो पता नहीं कहाँ होगी। इसके बाद रात को साक्षी अकेले कब्रिस्तान में हसीना को ढूंढने जाती है, जहाँ हसीना उसे एक कोने में बैठी हुई दिखती है और ये सीन काफी डरावना था। दूसरी तरफ जीवन मोहित के घर पर होता है और वो पिंकी की दी हुई चिट्ठियाँ मोहित से ले लेता है। इधर साक्षी हसीना को अपने साथ रोहिणी के घर ले आती है, जिसके बाद हम एसपी को देखते हैं जो गदर के घर जाता है, लेकिन गदर उसे वहाँ नहीं दिखता। तो वो गदर की पड़ोसी से पूछता है कि गदर को आपने आखिरी बार कब देखा था? उसकी पड़ोसन बताती है 1 हफ्ते पहले। ये सुनकर एसपी यहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन हम उसी गदर की पड़ोसन को देखते हैं जो कि ब्रश कर रही होती है, लेकिन उसे पानी में किसी तरह की बदबू आती है। फिर जब वो टंकी को चेक करवाने के लिए एक आदमी को बुलाती है तो टंकी में एक आदमी का सर कटा पड़ा था, जिसके बाद नाग सर की तहकीकात कर रहा होता है। तभी वहाँ एसपी आता है और पूछता है कि अभी तक पता लगा कि ये सर किसका है? नाग कहता है कि अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में 1-2 दिन का टाइम लगेगा, मैं तभी कुछ बता पाऊंगा। फिर एसपी सनी रिपोर्टर की फोटो दिखाते हुए कहता है कि क्या इसकी फोटो उस सर से मैच हो रही है? तब नाग कहता है कि उसका हुलिया बिगड़ा हुआ है, मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता। और हाँ, ये तो कोई रिपोर्टर है ना जो गदर के पीछे पड़ा हुआ था? एसपी कहता है हाँ, लेकिन 2 दिन से ये रिपोर्टर भी गायब है। दूसरी तरफ जीवन गदर और साक्षी को वो चिट्ठियां दे देता है। तब साक्षी गदर से कहती है कितने दिन हो गए लेकिन सनी रिपोर्टर की एक भी वीडियो नहीं आई है। तब गदर कहता है कि वो एक नंबर का कमीना आदमी है, अब सारा केस बंद हो गया है तो वो कहाँ से वीडियो लाएगा? तभी जीवन गदर को बताता है कि हेडक्वार्टर से एक ऑर्डर आया है, हमें आपका घर सील करना पड़ेगा। जो सुनकर गदर कुछ भी नहीं कहता। अगले सीन में हम हकीकत नगर के कुछ लोगों को देखते हैं जो हाथ में आग लिए जा रहे होते हैं और वो चंदेल फैमिली का घर जला देते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम साक्षी और गदर को देखते हैं, जहाँ गदर साक्षी को एक डिटेक्टिव के पास लाया होता है। साक्षी उस डिटेक्टिव से अपने सारे सवाल पूछने लग जाती है। तब डिटेक्टिव कहता है कि देखो साक्षी, तुम इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, अब जो भी होना था वो तो हो चुका है। तब साक्षी उसके सामने और भी सवाल पूछने लगती है। तब वो डिटेक्टिव साक्षी को थोड़ा सा पास्ट और बीमारी के बारे में बताता है, जिसे सुनते साक्षी शांत हो जाती है। तब गदर कहता है कि नोतादा, मैं जानता हूँ क्या आप मुझसे नाराज हो? तो डिटेक्टिव कहता है कि मैंने जिंदगी में किसी के साथ भी गलत नहीं किया है, लेकिन आज पहली बार मेरे साथ किसी ने गलत किया था। फिर यही सीन कट होता है और हम एक औरत को देखते हैं जो हाईवे के नीचे घूम रही होती है। तभी उसे सामने वाली नदी में लाश पड़ी हुई दिखती है, जिसे देखकर वो डर के मारे भाग जाती है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस वाले और फोरेंसिक की टीम आती है, जहाँ गोसाई और शकील एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि पहले टंकी में वो सर मिला और यहाँ पर बिना सर की लाश मिली है, क्या ये दोनों एक ही इंसान की हो सकती हैं? फिर शकील गोसाई को एक कार्ड देता है और कहता है कि ये कार्ड आधा तो उस सर के साथ टंकी में मिला था और आधा इस बॉडी के साथ मिला है, जिसे देखकर गोसाई कहता है कि ये तो गदर सर का है। तब शकील कहता है कि हाँ, शायद उन्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुम उन्हें सारी बात बता दो। दूसरी तरफ हम साक्षी और रोहिणी को देखते हैं जो हसीना को खाना खिलाने जाती है, लेकिन हसीना उनसे डर के मारे छुपने लगती है, इसलिए ये दोनों उसके कमरे से बाहर आ जाती हैं। अगले सीन में मोहित अपनी कार में बैठकर कहीं जाने लगता है। तभी वहाँ गदर और सत्यवती उस कार में आकर बैठ जाते हैं, जिन्हें देखकर मोहित कहता है कि गदर सर, आप यहाँ से चले जाइए, अगर किसी ने आपको मेरे साथ देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तब गदर कहता है कि पहले तू सच सच बता, जिसपे मोहित कहता है कि सारी बात तो मैंने आपको बता दी थी और सीबीआई वालों को भी बता दी थी, और हाँ, मैंने सीबीआई वालों को वो सगाई वाली बात भी बता दी। तब गदर पूछता है कि कौन सी बात? मोहित बताता है कि सगाई के टाइम पर उनके यहाँ एक आदमी मिलने आया था, जो कि काफी टाइम बाद उनकी फैमिली से मिलने आया होता है। उसके आने के बाद से ही पूरी फैमिली काफी परेशान लग रही थी। तब गदर पूछता है कि तूने उस आदमी को देखा था? मोहित कहता है कि नहीं, मैंने देखा नहीं था, ये बात तो मुझे पिंकी ने बताई थी। जिस पर सत्यवती कहते कि हमने पूरी चेकिंग करी थी, हमें तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं दिखा था। तब मोहित कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, ये रही आखिरी चिट्ठी जो कि मैंने आपसे छुपा कर रखी थी, इसी चिट्ठी के जरिए पिंकी ने मुझे ये बात बताई थी। तब गदर वो चिट्ठी लेकर वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम रोहिणी और साक्षी को देखते हैं। तभी हसीना अपने कमरे से बाहर उनके पास आती है, जिससे साक्षी कुछ सवाल पूछने लगती है और हसीना बताते कि कटिहार में हमारे पास रहने की कहीं जगह नहीं थी, इसलिए हम यहाँ पर कब्रिस्तान में आकर रहने लगे थे। फिर जतिन भैया ने हमें और हमारे भाई को अपने घर में पनाह दी और बेसमेंट में रखा। साथ ही जतिन ने हमारे भाई जबर को अपने साथ काम पर भी रख लिया था और उनके घर में वो पाइप भी मेरे भाई ने लगाए थे, क्योंकि घर में काफी घुटन होती थी। तब साक्षी कहते कि ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई, जिसपे हसीना कहते कि मैं बताती तो भी कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता, और वैसे भी सब मुझे डायन पिशाचिनी कहते रहते हैं, इसलिए मेरी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तब साक्षी पूछती है कि तुम्हारी जतिन से लड़ाई क्यों हुई थी? इस
पर हसीना बताते हैं कि हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, बस जतिन भैया ने हमें पिंकी की सगाई वाले दिन घर से निकाल दिया था। साक्षी पूछते कि तुमने सगाई वाले दिन वहाँ किसी अनजान आदमी को देखा था क्या? हसीना कहते कि हाँ, एक दाढ़ी वाला आदमी तो आया था जिसकी शक्ल हम पूरी तरह से देख नहीं पाए, लेकिन उसके आने के बाद से पूरी फैमिली परेशान हो गई थी। इधर हम फॉरेंसिक लैब में गोसाई और शकील को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ शकील कहता है कि हमें एक दो बर्थमार्क मिल जाएं, उसके बाद मैं रिपोर्ट को अच्छे से तैयार करता हूँ। लेकिन तभी वहाँ नाग आता है और कहता है कि तुम्हें सर मिल चुका है और बॉडी भी मिल चुकी है, लेकिन गदर सिंह कहीं भी नहीं मिला। ये सनी रिपोर्टर ही है और अब मैं इसकी खबर एसपी को देने जा रहा हूँ, जिसके बाद शायद गदर को अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब इसके बाद गोसाई बाथरूम में बैठकर साक्षी को फोन करता है और उसे कहता है कि गदर सर को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, 72 घंटे में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। मेरे पास उन्हें बचाने के लिए सबूत पड़े हुए हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने ऑफिस से एक डायरी बरामद करी है, उसे मैं आपके पास भिजवा दूंगा और आप उसे गदर सर को दे देना, क्योंकि मैं बाप लोगों से मिल नहीं सकता। फिर साक्षी एक जगह पर जाती है जहाँ एक आदमी उसे डायरी दे देता है और साक्षी उस डायरी को लेकर सीधा उस डिटेक्टिव के पास चली जाती है। यहाँ साक्षी डिटेक्टिव को इस केस की सारी बात बताने लगती है कि कुत्ते को एक आदमी ने लकड़ी से मारा, कुशागर को भी किसी आदमी ने ही मारा है, लेकिन सभी डॉक्टर उसकी नेचुरल डेथ बताकर ये केस बंद कर रहे हैं। कोई भी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। तभी वहाँ पर गदर आता है और डिटेक्टिव साक्षी को थोड़ी देर के लिए कमरे में छुपा देता है। अब गदर डिटेक्टिव से काफी इमोशनल होकर बातें कर रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिए नोतोदा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप ही थे जिन्होंने मुझे बचपन में अनाथ आश्रम से उठाकर इस मुकाम तक पहुँचाया है, लेकिन अब मैं अपनी बच्ची मिनी का बचपन खराब नहीं होने दे सकता। उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तब डिटेक्टिव साक्षी को कमरे से बाहर निकालता है और उसे एक डायरी देता है। इसके बाद गदर और साक्षी डिटेक्टिव की बताई बातों को फॉलो करते हुए जेल में एक आदमी से मिलते हैं और वो आदमी उन्हें एक स्वीट्स की दुकान पर भेजता है, जहां पहुंचने पर वो दुकान तो बंद होती है, लेकिन एक औरत शटर के नीचे से उन्हें कागज देती है जिसमें काफी बड़ी डिजिट लिखी हुई थी। अब साक्षी का दिमाग तो काफी तेज चलता था, तो वो उस नंबर को रिकॉर्ड कर लेती है। वो बताते हैं कि इस नंबर के आखिरी डिजिट में पिन कोड छुपा हुआ है। तब वो उस पिन कोड को गूगल पर डालती है, जिसे डालने पर हमीरों की बस्ती दिखाई देती है। दूसरी तरफ हकीकत नगर में सभी लोग मिलकर वहाँ पर पूजा पाठ करवाकर शुद्धिकरण करवाने लगते हैं, जिसके बाद वो चंदेल फैमिली के घर में गड्ढा खोदते हैं और यहाँ पर एक और लाश निकलती है, जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। फिर हम वही पास्ट का सीन देखते हैं जो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमने देखा था, जहाँ जतिन एक डायरी खोलने की कोशिश कर रहा होता है और पूरा परिवार परेशान दिख रहा था। तभी उनके घर की बेल बजती है और जतिन जाकर दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर ब्लैक जैकेट पहने सत्यवती खड़ी होती है। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। अब दोस्तों इसका सीजन 2 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जिसे अब तक हम पुलिस वाली समझ रहे थे उसका चंदेल फैमिली के साथ कुछ न कुछ रिश्ता है और हो सकता है कि वही किलर हो। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।